Hello students, very good morning, good afternoon, good evening to all of you। मैं सी अवधेश द्विवेदी अपने YouTube चैनल द चार्टर्ड क्लासेस पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर वालों के साथ स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। और इस समय तो आप लोगों ने बिल्कुल दिन रात एक किया हुआ होगा। सुबह से लेके देर रात तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है इस समय, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। और इस समय नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे भाई? पहले आपने बहुत सारा समय बर्बाद किया हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर यही सिंसियरिटी हम लोगों ने काफ़ी पहले से दिखा दी होती तो आज इतना ज़्यादा पैनिक ना हो रहे होते। खैर, अभी भी जितना टाइम है उसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ करते रहिए और पढ़ाई का मज़ा लेते रहिए। चलिए साहब, तो हम लोग आज फिर से अमेंडमेंट्स लेके आपके सामने हैं और आज इस वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स को कवर करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कैपिटल गेन्स तक के अमेंडमेंट्स कर लिए थे। अब हम लोग आज इस वीडियो में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे। कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है, एक आध अमेंडमेंट ही हैं। और फिर हम लोग डिडक्शंस की बात करेंगे। डिडक्शन में एक आध जगह पे अमेंडमेंट्स हैं। और तीसरा जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में वो होगा हम लोगों का रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर, जिसमें रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने से रिलेटेड बातें हैं। तो चलिए सब, ज़्यादा बातें नहीं हैं आज डिस्कस करने के लिए। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, बट अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट होता है। जो चेंज है उस चेंज को तो अपने आप को हम लोगों को अपडेट करना ही पड़ता है, नहीं तो जरा सी बातें एग्ज़ाम में जो है बड़ी भारी पड़ जाती हैं। क्योंकि अगर आप पुराने प्रोविजंस के साथ एग्ज़ाम में पहुंच जाते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए साहब, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आए हुए अमेंडमेंट्स को। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो साहब, इस हेड के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक अमेंडमेंट आया है गिफ्ट के प्रोविजंस में। गिफ्ट का सेक्शन जानते हैं ना, किस सेक्शन में गिफ्ट की बात थी? गिफ्ट की बात थी अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। अब जरा फटाफट से सब लोग गिफ्ट के प्रोविजंस को जरा रिकॉल करें, ध्यान करें कि गिफ्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सीए साहब, उसमें 2 तरह की बेसिकली बातें थी। एक तो मनी जब आपको मिलता था विदाउट कंसिडरेशन, या जब कोई प्रॉपर्टी आपको मिला करती थी। जब मनी आपको मिलती थी विदाउट कंसिडरेशन, वो कैश हो सकता है, चेक के थ्रू हो सकता है, ड्राफ्ट के थ्रू हो सकता है। इन तरह से अगर आपको मनी मिला है विदाउट कंसिडरेशन और एग्रीगेट अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा होता था, तो एग्रीगेट अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिला है, वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर देते थे। ये प्रोविज़न एज इट इज़ है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। फिर जब आपको प्रॉपर्टी मिला करती थी, तो प्रॉपर्टी में 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ की बात हम लोग करते थे। हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की बात करते थे और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की बात करते थे। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ अगर विदाउट कंसिडरेशन आपको मिली है तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग देखते थे कि क्या विदाउट कंसिडरेशन मिली हुई जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। अगर 50,000 से ज़्यादा होती थी तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग टैक्सेबल कर देते थे। और अगर आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में अगर आपको ये मूवेबल प्रॉपर्टीज़ मिली है, मीन्स आपने परचेज करी हुई हैं, इन दैट केस एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू और एग्रीगेट कंसिडरेशन का जो डिफरेंस होता था, वो डिफरेंस अगर 50,000 से ज़्यादा होता था तो उस डिफरेंस को हम लोग टैक्सेबल कर देते थे। इसी तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ विदाउट कंसिडरेशन अगर मिली हैं, गिफ्ट में मिली हैं आपको, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के लिए देखते थे कि क्या उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। तो अगर उस इंडिविजुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो अगर 50,000 से ज़्यादा होती थी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग टैक्सेबल कर देते थे। यहाँ तक सब कुछ सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। हाँ, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में अगर खरीदते हो,
तो इसमें यहां पे अमेंडमेंट आ गया सब। इमूवेबल प्रॉपर्टी received for inadequate consideration। सब लोग वीडियो पॉज करके रिकॉल करेंगे, बुक वगैरह में या नोट्स वगैरह में मत देखिए, रिकॉल करिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडुकेट कंसिडरेशन पे जब मिलती थी तो क्या होता था, क्या प्रोविजंस थे हमारे पास। पहले उसको रिकॉल करिए, फिर मैं बताऊं कि क्या चेंज आ गया इस साल से, ठीक है। हाँ जी साहब जी, तो ध्यान आया क्या प्रोविजंस थे लास्ट ईयर तक। इस केस में कहता था कि साहब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने से परचेज करी है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, पहली कंडीशन थी, दो कंडीशन थी यहां पे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जितने में आपने खरीदी है इसके बीच का जो डिफरेंस है, एचडीवी जो है वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? मोर देन ₹50,000। मीन्स एचडीवी और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है दिस इज मोर देन ₹50,000। एंड दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त में क्या लिखा हुआ था साहब? दूसरी शर्त कहती थी कि साहब जो एचडीवी है उसकी एचडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। बस साहब ये जो 110% लिखा है मैंने, ये इस साल से अमेंड हुआ है। अप टू लास्ट ईयर ये 105% था। मीन्स लास्ट ईयर तक प्रोविजन क्या था हमारा कि एचडीवी इज मोर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन, बट इस साल से अमेंडमेंट आ गया कि 105% को बढ़ा के उन्होंने 110% कर दिया। मतलब जो एक मार्जिन जो रखा है उन्होंने वो 5% से और बढ़ा दिया। तो इसका मतलब सीए साहब ये हुआ कि उधर कैपिटल गेन्स में हम लोगों ने देखा था सेक्शन 50C, वहाँ पे भी बात हो रही थी कि अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के 105% से अगर ज़्यादा है, मतलब कि कंसिडरेशन आपका अगर 100 रुपये है और उसकी एचडीवी 105 रुपये से ज़्यादा है, ये पिछले साल तक था, इस साल से वहाँ पे भी 105% को बढ़ा के 110% कर दिया गया। मतलब कि अगर आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 रुपये है, ठीक, और एचडीवी इसकी 110 तक है तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेंगे। लेकिन अगर आपकी एचडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा है तो साहब फिर एचडीवी को हम लोग फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेंगे। ऐसा हम लोगों ने सेक्शन 50C भी देखा। तो वहाँ पे भी उन्होंने जो एक मार्जिन था उसमें 5% इंक्रीज कर दिया, 105% को बढ़ा के 110% कर दिया। सेम अमेंडमेंट उन्होंने यहाँ पे भी कर दिया कि यहाँ पे भी एचडीवी कंसिडरेशन के 105% तक अगर एक्सीड होती थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर कुछ टैक्स पर नहीं होगा। बट यहाँ पे भी इन्होंने इस साल से 110% कर दिया है। अब अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी, अगर दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो क्या होगा? इफ
both the above conditions are satisfied, तो डिफरेंस तो क्या होगा, SDV माइनस कंसिडरेशन। तो SDV और कंसिडरेशन का बीच का जो डिफरेंस होगा, दिस डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। तो यही तो पहले भी होता था कि SDV और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस होता था वो टैक्सेबल कर देते थे। हाँ, बस यहां पे 105% होता था, इस साल से 110% हो गया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट सब हमारा अदर सोर्सेस हेड के अंदर था। बाकी अदर सोर्सेस के जो प्रोविजंस थे उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, चलिए साहब, तो इसको नोट कर लिए फटाफट से, फिर मैं आपको डिडक्शंस के अमेंडमेंट कराऊं। हाँ जी साहब जी, तो अगला अमेंडमेंट आ रहा है हम लोगों का, नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है वो है डिडक्शंस। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें भी कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं हैं, जरा से 2 अमेंडमेंट्स हैं बस, बाकी सब कुछ वही है जो आपने लास्ट ईयर तक पढ़ा था। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो सब इसको हम प्रोफेशनल लोग इसको बोलते हैं क्या, ये है बेसिकली डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A डिडक्शंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। चैप्टर 6A कहाँ का चैप्टर 6A? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का चैप्टर। जैसे आपकी बुक्स में या नोट्स वगैरह जो होते हैं उसमें चैप्टर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर 6A डिडक्शंस अगर हम बोलते हैं तो हमारा मतलब डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम से ही होता है। और इस चैप्टर में हम लोग सेक्शन 80C से लेके 80U तक के डिफरेंट डिडक्शंस की बातचीत करते हैं। ढेर सारे डिडक्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जितने भी डिडक्शंस आपने पढ़े हैं उनमें कहीं कोई चेंज नहीं है एक्सेप्ट इन 2 प्लेसेस। 2 जगहों पे डिडक्शन में अमेंडमेंट आया इस साल से, और वो भी कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं है, जरा से मरियल टाइप के पिद्दी भर के अमेंडमेंट्स हैं। तो पहला जो आ रहा है वो है सेक्शन 80EE। अब याद करिए साहब, सेक्शन 80EE में किस बात का डिडक्शन हम लोगों को मिलता था? ये था डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन taken for certain house property लो साहब, या दूसरी तरीके से कहें डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन। हम किसी एक लोन के ऊपर के इंटरेस्ट के डिडक्शन की बात कर रहे हैं, और लोन भी कैसा है? लोन टेकन
फॉर वॉट? फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कि आपने एक हाउसिंग लोन लिया हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ये लो जी साहब, ये है हमारा सेक्शन 80EE। और सी साहब ये सेक्शन अभी लास्ट असेसमेंट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21 से ये डिडक्शन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में आया। और इसमें कुछ कंडीशंस थी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपको डिडक्शन अलाउ होगा। कंडीशन में पहली कंडीशन थी कि साहब एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, अदर देन इंडिविजुअल किसी और को इस सेक्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर कहता है कि साहब ही इज़ नॉट एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। सेक्शन 80EE में वो डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए। और 80EE में भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वगैरह के लिए आप जो लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन की बात हो रही है। फिर कहता है कि साहब ही हैज़ टेकन अ लोन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मीन्स 80EE के लिए आप एलिजिबल नहीं होने चाहिए, बाकी आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप लोन ले रहे हो, 80EE में आ जाइए आप। फिर कह रहा है द लोन इज सैंक्शनड बाय, आपने लोन लिया कहाँ से? द लोन इज सैंक्शनड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोले तो वो कोई बैंक हो सकता है, कोई बैंकिंग कंपनी हो सकती है, या कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो सकती है, यहाँ से आपने लोन लिया। अब जो लोन लिया है आपने वो कब लिया हो, यहाँ पे अमेंडमेंट आ रहा है साहब, अभी इसको बताते हैं। फिर कह रहा है द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड ₹45 लाख। जिस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैक्सिमम 45 लाख रुपीस हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद कहता है द एसएससी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। जिस डेट पे आपने लोन लिया है उस डेट पे आपके पास कोई और हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो बेचारे बेघर लोग हैं, जिनके पास रहने का अपना खुद का घर नहीं है, उन लोगों ने लोन लिया, घर भी बहुत बड़ा नहीं ले रहे हैं, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इंडिविजुअल है बेचारा इंसान, तो ऐसे केस में। और लोन कहाँ से लिया गया है? लोन लिया गया है किसी बैंक से, किसी बैंकिंग कंपनी से, या कोई और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया गया। अब लोन किस ड्यूरेशन में लिया गया, यहाँ पे अमेंडमेंट आ रहा है, तो अब इस बात को जरा लिख लीजिए जो चेंज करा गया है। तो कह रहे हैं लोन इज सैंक्शनड लोन इज सैंक्शनड बाय बैंक और बैंकिंग कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब लोन किस ड्यूरेशन में लिया गया हो? ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से लेके एंड, यहां पे अमेंडमेंट आया 31 मार्च 2021, ये डेट कर दी गई साहब। अप टू लास्ट ईयर, यहां पे जो डेट थी वो 31 मार्च 2020 थी। मतलब कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने लोन लिया है, लास्ट ईयर था क्या था, सिर्फ 1 साल की बात कर रहा था, बट अब इस साल से 2 सालों की बात हो गई कि आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में लोन लिया या फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने लोन लिया, बाकी और कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और डिडक्शन साहब यहाँ पे 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल रहा था,
कह रहा है कि इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द एसएससी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE. डिडक्शन इज अवेलेबल in respect of interest payable on the above loan or rupees 1,50,000 whichever is less. कितना डिडक्शन मिल रहा है आपको? डिडक्शन is available up to maximum rupees 1,50,000. इतना डिडक्शन पहले मिल रहा था, अभी मिल रहा है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, फिर जिस अमाउंट का डिडक्शन आप इस सेक्शन में क्लेम कर लेंगे, फिर सेम अमाउंट का डिडक्शन आपको उधर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जो आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो डिडक्शन क्लेम करते हो अंडर सेक्शन 24B, फिर आपको वहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं हो सकता है कि अगर आपने साल में 1.5 लाख का इंटरेस्ट दिया है हाउसिंग लोन के ऊपर, तो आप 1,50,000 का डिडक्शन यहाँ पे भी ले लें और 1,50,000 का डिडक्शन आप वहाँ पे भी ले लें, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर मान लें आपने टोटल 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट साल में पे करा है, तो आप 1,50,000 का डिडक्शन यहाँ ले लीजिए और 50,000 का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B क्लेम कर लीजिए, या पूरा 2 लाख रुपए आप 24B में क्लेम कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। सेम अमाउंट का डिडक्शन आपको दो जगहों पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है साहब, तो ये एक छोटी सी बात आ गई यहाँ पे। इसके बाद एक और बहुत छोटा सा अमेंडमेंट आया है सेक्शन 80G के अंदर। ये हो गया ना, नोट कर लिए फटाफट से, और फिर मैं 80G बता दूं आपको। सेक्शन 80G, तो सब सेक्शन 80G के अंदर हम लोग डोनेशंस देते हैं, जिसकी वजह से हमको डिडक्शन अलाउ होता है। डोनेशन जिनको दे रहे होते हैं उसमें 2 कैटेगरी बनी हुई थी, बल्कि 3 कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी है उन इंस्टीट्यूशंस की, उन फंड्स की या ऑर्गेनाइजेशंस की जिनको आप अनलिमिटेड डोनेशंस दे सकते हैं, जितना चाहो उतना डोनेट कर दीजिए। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास उन इंस्टीट्यूशंस की थी जहां पे डोनेशन देने की एक मैक्सिमम लिमिट थी। 2 अलग अलग कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस थे, एक वो जहां पे आप अनलिमिटेड अमाउंट डोनेट कर सकते हो, और एक वो जहां पे आप एक लिमिट तक का अमाउंट अगर डोनेट करते हो तो वो ही क्वालिफाई होगा, और लिमिट से ऊपर अगर आपने अमाउंट डोनेट किया है तो फिर उसका कुछ नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि अनलिमिटेड कैटेगरी वाले में आप 10, 20, 50 लाख क्या 100, 200, 500 करोड़ रुपए आप डोनेट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, तो एक रिस्ट्रिक्शन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, उस लिमिट तक से अमाउंट निकल के आता है 5 लाख रुपीस। तो अगर आपने 5 लाख तक अमाउंट डोनेट किया है तो ठीक है, अदरवाइज से आपने 8 लाख रुपए डोनेट किया तो आपका 3 लाख रुपए बेकार हो जाता है, सिर्फ 5 लाख का ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अब जहां पे अनलिमिटेड अमाउंट आप डोनेट करते हो उसमें भी 2 कैटेगरीज थी। अनलिमिटेड अमाउंट डोनेट करने वाले में 2 अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन हैं। एक तो वो जिनको दिया हुआ 100% अमाउंट आपको डिडक्शन दिलवा देता है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको जितना आपने डोनेट किया होगा उसका सिर्फ 50% का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे हमारे पास है से नेशनल डिफेंस फंड। अब नेशनल डिफेंस फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, अनलिमिटेड अमाउंट आप इसको डोनेट कर सकते हो। आपने 10 करोड़ रुपए डोनेट किया नेशनल डिफेंस फंड में, ये पूरे 10 करोड़ का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G। समझ आ रही बात? हमारे पास जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड भी है। अब जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में भी आप अनलिमिटेड अमाउंट डोनेट कर सकते हो। से जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में आपने से 10 करोड़ रुपए अगर डोनेट किया है तो आप 10 क्या 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जितना आपने डोनेट किया है सिर्फ उसके 50% का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर आपने 10 करोड़ रुपए डोनेट किया है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में तो आपको डिडक्शन सिर्फ 5 करोड़ का मिलेगा, 50% का आपको डिडक्शन मिलेगा। ऐसे हमारे पास यहाँ पे है
प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ध्यान से जरा, किसको डोनेट किया आपने? प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में आप अगर अमाउंट डोनेट करते हैं तो यहां पे भी 100% का आपको डिडक्शन मिल रहा है। मतलब अगर आपने वही 10 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में डोनेट ना करके अगर आपने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में अगर डोनेट करे होते तो आपको यहाँ पे 100% का डिडक्शन मिलता, पूरे 10 करोड़ का डिडक्शन मिल जाता। इस प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के साथ उन्होंने इस साल से एक और फंड ऐड कर दिया है। इसी कैटेगरी में इन्होंने एक फंड और ऐड कर दिया है और वो आ रहा है और पीएम केयर्स फंड। ये भी लास्ट ईयर मोदी सरकार ने ये एक नया फंड बनाया, पीएम केयर्स फंड। वो जो कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था तो उन्होंने हेल्थ के ऊपर खर्च करने के लिए या जो नेशनल डिजास्टर्स वगैरह जो चीज़ें हैं उसके लिए इन्होंने पीएम केयर्स फंड एक नया फंड बनाया। अब इस फंड में भी अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो भी आपको 100% का डिडक्शन अलाउ होगा। तो इस बात को लेके वो कांग्रेस वगैरह ने काफ़ी आफत मचानी शुरू करी थी। कह रहे थे जब हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है ही तो फिर अलग से पीएम केयर्स फंड बनाने की क्या जरूरत है, इसमें गवर्नमेंट घोटाले कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो खैर उनका तो काम ही यही बोलना कि गवर्नमेंट घोटाले ही कर रही है। तो कुल मिला के इनकम टैक्स एंगल से अगर हम बात करें तो 80G में बस ये एक नया सा पीएम केयर्स फंड और यहाँ पे ऐड कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड वाली कैटेगरी में, और 100% का आपको डिडक्शन अलाउ होगा अंडर सेक्शन 80G। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, जितनी बातें अभी तक हुई हैं इनको एक बार जरा अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर मैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ चलूँ जिसमें रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड बातें हैं, और वहाँ पे भी जरा से 1-2 अमेंडमेंट्स आपको मिलेंगे। उसके साथ ही हम लोगों की आज की बात खत्म हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी साहब जी, तो चलिए ये डिडक्शंस का भी मामला हो गया। अब बात करेंगे हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम में जो अमेंडमेंट हुआ है उसकी। तो सीए साहब, रिटर्न ऑफ इनकम में भी मैंने जैसा कहा कि छोटे छोटे से 2 अमेंडमेंट्स हैं। एक तो ठीक ठाक सा है और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा अमेंडमेंट उन्होंने किया है। इनकम टैक्स रिटर्न, शॉर्ट में ITR। सुनते रहते हैं ना लोगों से, ITR भरना है भैया, ITR भरना है, तो वही इनकम टैक्स रिटर्न। और इसमें भी साहब सेक्शन 139(1) में अमेंडमेंट है। सेक्शन 139(1) में कई सारी बातें हैं कि किसको रिटर्न फाइल करना है, क्या करना है, कैसे फाइल करना है, दुनिया भर की बातें हैं। इसमें जो बात हुई है वो है ड्यू डेट। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बोले या इनकम टैक्स रिटर्न बोले, लो मैं शॉर्ट में ITR लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसके प्रोविजंस भी आपको ध्यान होंगे। 3 अलग अलग हमारे पास ड्यू डेट्स हैं रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड। पहला था
if SSC is required to furnish क्या ट्रांसफर प्राइसिंग लो, इसको और अच्छे से लिख दें, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुए हैं या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को लेके अंडर सेक्शन 92E एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, बोले तो फॉर्म नंबर 3CEB जो है हमारा, उस फॉर्म नंबर 3CEB में एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है एसएससी को। तो ऐसे लोग जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो कि आपके इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं अप्लीकेबल है, बट ड्यू डेट की बात हो रही थी इसलिए इसको बोल दिया गया, इनके लिए ड्यू डेट 30 नवंबर 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ये डेट पहले भी थी, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं, एज इट इज अभी भी है। फिर आता था इन केस ऑफ कंपनी, अगर एसएससी कंपनी है या इफ एसएससी is required to get accounts audited under any law। एसएससी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी करवाना है अंडर एनी लॉ। और चौथे थे in case of partner of firm whose accounts are required to be audited under any law। ये जो तीन लोग थे, इन तीन लोगों की जो ड्यू डेट थी सीए साहब, लास्ट ईयर तक 30 सितंबर थी, इस साल से हो गई है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। और इसके अलावा बाकी जो लोग हैं इन अदर केसेस ड्यू डेट 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर पहले भी थी, अभी भी है। मीन्स ये जो थी अप टू लास्ट ईयर 30 सितंबर हुआ करती थी, इस साल से 31 अक्टूबर कर दी गई है। किन किन के लिए? अगर एसएससी कंपनी है, बट अगर यहां पे कवर्ड हो रही है तो 30 नवंबर तक जाएगा रिटर्न। यहां पे नहीं कवर्ड है, अदरवाइज कंपनी है, तो साथ 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना है इनको। दूसरे में क्या कह रहे थे? इफ एसएससी इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में अगर उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है, फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी कौन है। कंपनी का तो यहाँ पे मामला हो गया 31 अक्टूबर, कंपनी का तो ऑडिट होगा ही होगा, सब अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनी के अलावा कोई और एसएससी अगर उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है अंडर एनी लॉ, इन दैट केस 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करेंगे ये लोग भी। फिर इन केस ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म,
एक ऐसी फर्म जिसको अपने अकाउंट्स का ऑडिट अगर करवाना है अंडर एनी लॉ, ऑडिट कहां का होना है सॉरी, ऑडिट होना है उस पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, और उस पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर हैं, ये पार्टनर भी अपना रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करेंगे। और सीएसआ मैं एक काम करना चाहता हूं, इस पार्टनर को मैं ऐसे सर्किल में बंद करना चाहता हूं। तो साहब जिस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना है वहां के पार्टनर भी 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न फाइल करेंगे, और बाकी केसेस में वही पुरानी ड्यू डेट चलेगी 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर आपने पार्टनर को सर्किल में क्यों बंद कर दिया? अभी बताता हूं क्यों बंद कर दिया। तो एक अमेंडमेंट तो ये हो गया। दूसरा जो इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट जो यहां पे हुआ है वो ये कि साहब अप टू लास्ट ईयर वो यहां पे पार्टनर नहीं बोलते थे। अप टू लास्ट ईयर क्या था? वर्किंग पार्टनर की बात होती थी। क्या था अप टू लास्ट ईयर? यहां पे लिखा होता है इन केस ऑफ वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ। मींस पार्टनरशिप फर्म में दो तरह के पार्टनर्स, एक वर्किंग पार्टनर, एक नॉन वर्किंग पार्टनर। नॉन वर्किंग पार्टनर बोले या स्लीपिंग पार्टनर बोले। तो सर जो स्लीपिंग पार्टनर्स या नॉन वर्किंग पार्टनर्स जो होते थे उनके लिए 30 सितंबर ड्यू डेट नहीं हुआ करती थी, वो अदर केसेस में आते थे, 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है। हाँ, जो वर्किंग पार्टनर्स होते थे वो वर्किंग पार्टनर्स 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करते थे। और वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ था। वर्किंग पार्टनर मीन्स एन इंडिविजुअल। वर्किंग पार्टनर वो नहीं जो बचपन में पढ़ा करते थे। वर्किंग पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हु इज एक्टिवली इंगेज्ड इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये बच्चों वाली डेफिनेशन थी। वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है जब आप फाइनल में पहुंचेंगे तो वहां पे जब असेसमेंट ऑफ फर्म पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपके सामने बात आएगी। तो वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है क्या? एन इंडिविजुअल who is actively engaged in day-to-day affairs of the business of the firm in which he is a partner। मीन्स अगर आपसे वर्किंग पार्टनर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपकी इस डेफिनेशन के अंदर इंडिविजुअल वर्ड का होना बहुत जरूरी है साहब। अगर आप सिर्फ लिख देते हैं कि वर्किंग पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हु इज, तो सब पार्टनर तो जरूरी कि फर्म में पार्टनर इंडिविजुअल ही हो। नॉन इंडिविजुअल भी तो पार्टनर हो सकते हैं, नहीं हो सकते पार्टनर नॉन इंडिविजुअल। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक कंपनी पार्टनर है, बट कंपनी कैन नेवर बी अ वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर कैन ओनली बी एन इंडिविजुअल। अ नॉन इंडिविजुअल कैन नेवर बी अ वर्किंग पार्टनर। आप किसी अदर देन इंडिविजुअल से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके यहां काम करेंगे? तो वर्किंग पार्टनर की डेफिनेशन में क्लियरली आना चाहिए एन इंडिविजुअल who is actively engaged in day-to-day affairs of the business of the firm in which he is a partner। जिस फर्म में वो पार्टनर है उस फर्म के डे टू डे अफेयर्स में वो एक्टिवली इंगेज रहता है और वो एक इंडिविजुअल है। तो सीए साहब लास्ट ईयर तक यहाँ पे वर्किंग पार्टनर की रिक्वायरमेंट थी। वर्किंग पार्टनर्स के लिए ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट होती है 30 सितंबर की, बट इस साल से इन्होंने इस वर्किंग के को हटा दिया और बोला कि क्या वो वर्किंग पार्टनर हो चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर हो, पार्टनर्स के लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर रहेगी। हाँ, कौन से फर्म के पार्टनर्स की बात हो रही है? उन फर्म्स के पार्टनर्स की बात हो रही है जिन फर्म्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट अंडर एनी लॉ करवाना है। समझ में आ रही बात? तो सब ये छोटे छोटे से अमेंडमेंट रिटर्न के अंदर थे। तो यहाँ पे आके हमारी बात आज की ख़त्म होती है। बाकी अमेंडमेंट्स के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा जिसमें बाकी अमेंडमेंट्स की चर्चा हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंजॉय करिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय।